आपकी मम्मी ने तो आपको जरूर टोका होगा, नाखून नहीं काटने हैं, शेव नहीं करो, बाल मत काटो, इतनी सारी चीजें हमें बोलते हैं। चप्पल उल्टी पड़ी है उसको सीधा करो, बिल्ली रास्ता काट गई। आज हम बात करेंगे आपसे इन्हीं सारी बातों के ऊपर जो हमारे पूर्वज हमें काफी समय से बताते हुए आ रहे थे, लेकिन समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इन सारी चीजों को अंधविश्वासों से और जादू टोने से जोड़ दिया गया। पर आज हम आपको बताएंगे जो हमारे पूर्वज कहते थे वो बिल्कुल सच कहते थे, और उसी के पीछे का राज विद द साइंटिफिक रीजन। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डेयर फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपको भी किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा पीपल के पेड़ के ऊपर भूतनियां होती है, पर कहाँ है भूतनी? हमें मिलवा दो जरा, हम जाऊंगा, मैं डेट पे जाऊंगा भूतनी के साथ में। बहुत लोग कहते हैं रात को 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ पे मत जाओ, वहां भूतनी है, आपको भूतनी खींच लेगी। पर क्या ये सच है? एक्चुअल में क्या चीज है, क्या रीजन है इसके पीछे का? क्यों कहा जाता है रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है? हमारे पूर्वज हमें काफी टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, दादा दादी, हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्या कारण है इसके पीछे का जाने का? हमने इसी के बारे में सारा ढूंढा, रिसर्च किया, फाइंड आउट किया, तो हमें पता चला कि पीपल का जो पेड़ होता है रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो भी इस ज्यादा लेवल पे छोड़ता है, इतने ज्यादा लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो इंसान के लिए, हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। मतलब अगर कोई बंदा रात को पीपल के पेड़ के नीचे सो जाए तो वो सुबह उठे या ना उठे कोई श्योरिटी है ही नहीं। तो यही रीजन था जो हमारे पूर्वज हमें कहा करते थे कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना रात को, और नहीं सोना पीपल के पेड़ के नीचे। आप चाहो तो नीम के पेड़ के नीचे जाके सो, वहां तो भूतनी नहीं होती, पर पीपल के पेड़ के ऊपर ही क्यों भूतनी बैठती है? आम के पेड़ के ऊपर भूतनी बिठाओ, आम खाएंगे दोनों, मैंगो शेक पियेंगे बना के। पर सारी चीजों को साइड में रखते हुए और मजाक को साइड में रखते हुए, पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और बहुत ज्यादा लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। जब हम अपना इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, आपको भी पता होगा कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। पर अगर क्या होगा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल कर रहे हो, तो क्या होगा? इससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगेगी और इससे आपकी जान। इसलिए लोग अपने घर पे से पीपल के पेड़ नहीं लगाते, लोगों को मना किया जाता है पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए। पर कुछ गंदे लोगों ने, कुछ बुरे लोगों ने इस चीज को अलग ही सेंस में जोड़ दिया, यानी कि बाबाओं ने, तांत्रिकों ने तो पीपल के पेड़ का हवा बना दिया। मतलब पीपल का पेड़ यानी भूतनी, राक्षसों का घर। इतने सारे राक्षस, भूतनी, चुड़ैल सब पीपल के पेड़ के नीचे होती है और पीपल के पेड़ के ऊपर होती है। और एक मेन बात, 12 बजे तो बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि भूतनी पकड़ लेगी। लेकिन 12 बजे यानी रात के समय, शाम के बाद ही पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आपको इसका रीजन पता चल गया होगा। घंटियां आपने जरूर देखी होगी, मंदिर में आप जाते हो सबसे पहले आपको घंटी दिखती है, छोटी मोटी भी नहीं, इतना बड़ा घंटा भी दिखता है। क्या रीजन है घंटी का? क्यों लगाई जाती है मंदिर के अंदर घंटी? लोग कहते हैं कि घंटी बजाने से जो भगवान है वो आपकी बात सुनने लगता है। पर क्या सच है ये? क्या रीजन है इसके पीछे का? मतलब घंटियां बजाने से आपकी बात सबसे पहले वो सुनेगा? पर ये तो बात हो गई मिथ की, अंधविश्वास की। पर क्या रीजन है इसके पीछे का? हमारे पूर्वज घंटियां क्यों लगाते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी, पाषाण काल युग से लेकर और आज के टाइम तक, यानी सन, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, बिल्कुल पुराने जमाने को, जब भगवान रामायण वगैरह हुआ करती थी, तब से लेके आज तक घंटियां कभी चेंज नहीं हुई। उसी तरीके से घंटियां लगाई जाती हैं मंदिरों के अंदर जिस तरीके से आज घंटी होती है। पर इसके पीछे का रीजन क्या है? घंटी बजाने से निकलने वाली वाइब्रेशंस, एंड जो घंटी बजाने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, वो इंसान के लिए काफी हेल्पफुल होती है। अब आप सोचोगे हेल्पफुल कैसे हो गई? एक घंटी का साउंड कैसे हेल्पफुल हो गया? मंदिर की घंटियों को पीतल से बनाया जाता है, और उसकी जो बनावट होती है और उसकी जो शेप होती है
वो कुछ इस तरीके की होती है, उससे निकलने वाली वाइब्रेशन जो साउंड्स होती हैं उसका जो लेवल होता है वो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अगर उस घंटी का साउंड आप डेली सुने तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे और आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ने लगेगा। जो दिमाग होता है वो स्टेबल हो जाता है घंटी की वाइब्रेशन सुन के। घंटी की वाइब्रेशन से आने वाली जो भी रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, वो आपके माइंड को रिलैक्स करती है और आपके माइंड दिमाग में चलने वाली सारी गलत बातें और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है और दिमाग की सारी नसों को खोल देती है, ब्लॉकेज को ख़त्म कर देती है और आपका जो दिमाग होता है उसको प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव वर्किंग में लगा देती है। तो ये रीज़न है मंदिरों में घंटियां होने का। चप्पल उल्टी मत रखो, क्या रीज़न है उल्टी चप्पल का? हमारे रिश्तेदार मम्मी पापा कई बार हमें टोक देते हैं कि तेरी चप्पल उल्टी पड़ी है, जाके उसको पहले सीधा कर। क्या रीजन है चप्पल का? क्यों कहा जाता है कि चप्पल को उल्टा रखने से घर में लड़ाइयाँ हो जाती है? कितनी सारी मिथ्स है, कितने लोग कहते हैं कि उल्टी चप्पल रखने से लड़ाई हो जाती है। क्या वो पता है, जब ये बात अमेरिका में पता चली वहां के 3 साइंटिस्ट तो बेहोश ही हो गए कि इंडिया में चप्पल उल्टी हो जाने से लोगों की पिटाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ होगा या जब वर्ल्ड वॉर हुआ तब तो मतलब एक चप्पलों से भरा हुआ रेलगाड़ी पलट गई होगी और सारी चप्पलें बाहर निकल गई होगी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हो गई। मतलब चप्पल के उल्टे होने से लड़ाई का क्या रीजन है? कहाँ जोड़ दिया गया चप्पल को लड़ाई से? क्या चप्पल और लड़ाई में कोई कॉम्बिनेशन है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। चप्पल उल्टी रखने से हमें इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आप चप्पल पहन के पूरे बाहर पूरे जगत में घूमते हैं। मतलब आप चप्पल पहने घर से निकले, बाहर गए, आप सारी जगह बाहर चप्पल पहन के घूम कर आए, जूते पहन के घूम कर आए, पर क्या आपको ये सही लगता है कि घर पे आने के बाद वही चीजें जो उल्टी पड़ी है यानी चप्पल उल्टी पड़ी है और फिर वो किसी भी चीज पे किसी सतह से आपके कपड़ों से टकराए और जो जर्म्स उस चप्पल पे बाहर से लग के आए हैं वही आपके कपड़ों पे लगे? तो यही रीजन था कि चप्पल को उल्टी नहीं करनी चाहिए। चप्पल को उल्टा देख के लोग उसको तुरंत सीधा कर देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखते आ रहे होंगे कि शमशान से आने के बाद लोग नहाते जरूर है। शमशान से आने के बाद डायरेक्ट नहाने के लिए चले जाते हैं, इवन अपने कपड़े भी बिल्कुल साइड रखते हैं। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे का? क्यों शमशान से आने के बाद आपको नहाने की जरूरत पड़ती है? क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब आप शमशान में जाते हैं तो वहां पे जो मृत शरीर होता है, जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, मरने के बाद डेड बॉडी जीवाणुओं से और कीटाणुओं से, अलग अलग बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता खो देती है। यानी डेड होने के बाद उसमें कुछ क्षमता होती ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्पीड से और जल्दी से उसकी जो बॉडी होती है वो बैक्टीरिया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से वो बॉडी जो होती है वो सारे ही लोगों से एक्सपोज होती है, यानी सभी उसके आसपास ही होते हैं। तो जो हमारे पूर्वज थे वो इसलिए कहा करते थे, यानी उनको उस समय में भी पता होता था कि बॉडी में बैक्टीरिया जो है वो काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं। आपको भी मेरी तरीके के सुनने को मिलता होगा कि रात को नाखून नहीं काटने हैं, शेव नहीं करना है, बाल नहीं कटवाने, पर क्या रीजन है इसके पीछे का? क्या कारण है इसके पीछे का? हमारे पूर्वज हमें काफी समय से बोलते हुए आ रहे हैं रात को नाखून मत काटो, रात को शेव मत करो, पर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो हमें यह पता चला कि जिस टाइम पे ये बोला जाता था, इतने पुराने समय में वहाँ पे लाइटनिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता था। दिए, मोमबत्तियाँ वो रात को घर के अंदर जला करती थी, जिसके वजह से प्रॉपर उजाला यानी रोशनी नहीं होती थी। और अगर आप उस समय में अपने नाखून या बाल काटोगे तो ये
आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है कट जाने का। उंगलियों की स्किन कट जाती थी, गाल की स्किन कट जाती थी, ब्लेड कहीं लग जाता था। इसी रीजन की वजह से बोला जाता था कि रात को नाखून, बाल शेव नहीं करना, नहीं काटना नाखून, नहीं काटने बाल। लेकिन समय के साथ इन बातों को इन लोगों ने अंधविश्वास से जोड़ दिया और इसको एक अलग ही दुनिया में ले गए कि भूत चुड़ैल आ जाएंगे, भूत चिपट जाएंगे रात को नाखून काटे तो। पर अब आपको पता है कि क्यों नहीं काटा करते थे नाखून। ये नींबू, ये मिर्ची और ये काला जादू, क्यों जोड़ा जाता है नींबू मिर्ची को काले जादू के साथ? क्यों लटकाया जाता है घर के बाहर नींबू मिर्ची? क्या रीजन है इसके पीछे का? नींबू मिर्ची का क्या रीजन रहा है? हमारे पूर्वज हमारे पहले के समय से बोलते हुए आ रहे हैं, नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगो तो नजर नहीं लगेगी। लोगों ने इस चीज को अंधविश्वास से जोड़ दिया। क्यों लटकाए नींबू मिर्ची? काला जादू या फिर नजर? क्या होती है नजर? किसको लगती है नजर? या मेरे पे नजर लगा लो, बोल दो मेरे को, मैं काला हो जाऊंगा। मैं काला थोड़ी हो जाऊंगा। ये सारी मिथ है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है, नींबू और मिर्च के अंदर ऐसी चीजें और ऐसे गुण होते हैं जो आपके वातावरण की एयर को प्योरीफाई कर देता है। यानी जिस टाइम पे विज्ञान का नाम निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था विज्ञान होता क्या है, साइंस थी ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैसे पता लगा उन लोगों को उस टाइम पे जिन्होंने ये चीज बोली कि नींबू मिर्ची टांगो बाहर घर के दरवाजे पे, उससे आपके घर के अंदर आने वाली जो एयर होगी वो सारी प्योरीफाई होकर आएगी। तो ये रीजन था। लेकिन टाइम के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसको अलग ही मिथ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब भूत, प्रेत, जादू, आत्मा, क्या रीजन है? क्यों ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को गलत बना के छोड़ देते हैं? पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो बी अवेयर, बने रहे हमारे साथ, सतर्क रहे, सावधान। नींबू मिर्ची से सावधान रहे। तो ये रीजन था दोस्तों इसके पीछे का। और बड़ा अच्छा लगा आप हमारी वीडियो एंड तक देखते हैं। काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, हमारे वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। एंड आप बहुत अच्छे हमें कमेंट्स करके, आपने लास्ट टाइम मुझे बोला कि भाई आपका जो वीडियो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वॉइस का साउंड का जो है आप थोड़ा स्लो बोलते हो। तो मैंने इम्प्रूव किया है। और भी जो भी कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ कि आपके वीडियो के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।